हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वट। आई होप आप बहुत बढ़िया हैं अपनी जगह पे। पीयूईटी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, सो अपनी आप प्रिपरेशन में फुल स्विंग में प्रिपेयर कर रहे हैं अगर मास्टर्स के लिए, तो इट्स वेरी गुड। CUET PGQP 4 2 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बैचेस चल रहे हैं। ईशान सर और मैं मिलकर पढ़ा रहे हैं। ईशान सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे हैं, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। माई नेम इज आयुष, आई एम करंटली एनरोल्ड इन JNU PISM एंड ऑल्सो I'm tutoring here in exam वर्ड। सो CUET PGQP 4 2 जो पेपर कोड है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसकी क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स ऑब्जेक्टिवली। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो आपको पता भी होगा, बट एक बेसिक रिविजन के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ऑल्सो दोस्तों के साथ शेयर करें एग्जाम वर्ड के बारे में। ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। ऑलराइट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर गोइंग अहेड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, पहली चीज़ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्किएस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड। ऑल्सो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कई चीज़ें ली गई, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें लगा कि हमारे सेट ऑफ कंडीशन में जो चीज़ अच्छी बैठेगी, जैसे USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, या US से प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब जो चीज़ हमें समझ में आई कि दिस इज वन थिंग विच इज गुड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल सूट अवर सिचुएशन एज वेल, इट विल सूट अवर पॉलिटी एज वेल, वो चीज़ हमने ली। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ। एंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से। ऑलराइट, सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या लिया गया भाई? सबसे पहला प्रियम्बल। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जानने वाली बात यह है कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले आया था। ठीक है, the constitution of the United States was first to put a preamble on their constitution। preamble होता क्या है? preamble एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है, आगे के लिए जो हमारी जो भी वैल्यूज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीन कर रहा है उनके बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव करे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल। सो एक कुछ बैकग्राउंड है, आप पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव करे गए थे, 1946 में करे गए थे। एंड प्रियम्बल क्या है आप सभी को पता होगा, आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात पे भी डिबेट हुई थी कि पार्ट है कि नहीं, और पे 2-3 केसेस आए थे, उस पर किसी दिन अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स। पहले फंडामेंटल राइट्स कितने हुआ करते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 7, घट के कितने हो गए? 6। 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट बना दिया गया। प्लीज रिमेंबर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, बैलेंस सिस्टम ऑफ बैलेंस एंड चेक्स जिसे भी कहते हैं हम। ऑलराइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। भाई ये कहाँ से आ रहा है? हमारा प्रेसिडेंट तो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों आर्म्ड फोर्सेज का। इट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। कई सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको हाईलाइट करा दे रहा हूँ, तो प्लीज रिमेंबर दिस, मत भूलिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में थी, वो नहीं ली गई है, हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है तो मत भूलिएगा। आइडिया ऑफ रिट्स। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स भी एक फॉर्मल ऑर्डर ही होता है कोर्ट की तरफ से। कई 5 तरह की रिट्स होती हैं, आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेसिक मैं एक बता देता हूँ कि जो रिट्स होती हैं वो हमारे वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर इशू कर सकता है? वो है आर्टिकल 32। और सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर इशू कर सकता है रिट्स? वो है आर्टिकल 32। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर इशू कर सकता है रिट्स? 226। तो भाई ये बात याद रखिएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है इफ आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। हाई कोर्ट की कब इशू कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अगर आपके लीगल राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं तो हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट का रिट इशू करने का दायरा बड़ा है, इवन दो एपलेट फॉर्म ऑफ जुडिशरी में नीचे आता है हाई कोर्ट, लेकिन रिट्स इशू करने का दायरा हाई कोर्ट का बड़ा है, ये बात याद रखिएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, ब्रिटेन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा, याद रखिएगा।
सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा क्वेसाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई क्वेसाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? क्वेसाई फेडरल मतलब, पहली चीज तो हम जानते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहां गवर्नमेंट लेयर्स में डिवाइडेड हो, दो या दो से ज्यादा। हमारे वहाँ भी गवर्नमेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ गवर्नमेंट है हमारे पास, लेकिन मेनली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। लेकिन इसे क्वेसाई फेडरल क्यों कहा जा रहा है? क्वेसाई का मतलब पार्शियली फेडरल क्यों कहा जा रहा है? क्यों? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर उसे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो भाई हम एक सिंपल सा डायग्राम है उसके थ्रू हम समझेंगे। ये हो गया फलक्रम, ठीक है। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में क्या अंतर है? पावर्स वेस्टेड किसके पास ज़्यादा हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर दोनों गवर्नमेंट के लॉज कन्फ्लिक्ट करते हैं तो किसकी तरफ ज़्यादा कौन किसका लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स कम है, इसलिए क्वेसाई फेडरल है। फेडरल तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है, बराबर पावर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है क्वेसाई फेडरल। कनाडा से लिया गया था ये फीचर, प्लीज़ ध्यान रखिए, मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, या कई बार लिख के आता है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये बात तो आपको अब भूलनी नहीं है, ठीक है। ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा इज दिस फीचर इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ऑल राइट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है भाई? नॉमिनेशन टर्म को याद रख लीजिए भैया। आयरलैंड से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा कहा गया है। क्यों बता रहा हूँ, अब आगे बताऊंगा, हूँ ना, परेशान क्यों बने आप, बताऊंगा। फ्रांस से क्या लिया गया? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। वेरी सिंपल, ये तो नहीं भूलोगे, वेरी यूनिक, ये पूछेंगे भी नहीं वो, क्या पता पूछ लें। ऑल राइट, जैसे रिपब्लिक का तो मतलब पता है ना कि हेड हेरिडिटरी नहीं है, इलेक्टेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, वेरी सिंपल। Power of the national legislature to make laws for implementing treaties even on matters outside normal feudal jurisdiction, not very important. What is important is concurrent list. आपको तो पता है ना, हमारे वहाँ 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट का जिक्र है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे मत भूलिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर अडॉप्ट किया गया। ये भी आ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्करेंट लिस्ट वाला फीचर भाई याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करी गई हैं? 44th अमेंडमेंट एक्ट। पीएम कौन है? मोरारजी देसाई, जनता दल की गवर्नमेंट थी, तो ये सब याद होना चाहिए भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने मेजर चेंजेस लाए थे, उन चेंजेस को, बहुत सारे मेजर चेंजेस को नलिफाई करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 42nd कौन लाया था? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट। 44th कौन लाया था? जनता दल, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, वहाँ से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो पहले 5 ईयर प्लान्स बनाता था, जो चेंज हो के अभी जो 2015 में नीति आयोग ने जिसकी जगह ले ली है, बट पहले 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बनाता था। सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, सोशलिज्म, नेहरू जी को अपील, नेहरू जी वॉज मोर इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, सो इट्स लाइक प्लानिंग कमीशन और फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A इज टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे याद करते हैं। जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में।
नेशनल इमरजेंसी, कितनी तरह की इमरजेंसी होती है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फॉर द गॉड सेक फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, कितनी बढ़िया बात है हमारे वहाँ। अभी कौन से 3 आर्टिकल्स में आते हैं आपको ढूंढना है, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं तो मुंह से निकल जाएगा फिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड बेसिकली जर्मनी क्या वायमार रिपब्लिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो वायमार रिपब्लिक से ये फीचर लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन से 2 राइट्स नहीं सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी में? 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या है भाई ये? ढूंढिए भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सब कुछ नहीं बताया जाएगा भाई, स्पून फीडिंग नहीं करनी है, आपको भी पढ़ना है। ऑल राइट, आगे साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इजी। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब ये देखिए भाई, मैंने बताया था ना कुछ बताऊंगा। साउथ अफ्रीका में इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, भाई ये याद कर लीजिए आप। और थोड़ी देर पहले क्या बताया था? आयरलैंड या ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सब हो जाते हैं, गलत करके टिका जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए अभी। तो आयरलैंड में नॉमिनेशन, साउथ अफ्रीका में इलेक्शन, या तो ये चीज़ मत भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, प्रेशर होता है टाइम का, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैंने बता दिया है तो अब ये क्वेश्चन सही करके आना है आपको। गुड, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं जिनका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं। ऑल्दो बहुत सारे लिए गए हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका होमवर्क है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई गेस आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बिट्स शॉर्ट्स वीडियोस हैं जो आप देख के रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड हाँ, एग्जाम वर्ड को जरूर सब्सक्राइब करिए। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय।